पर फाइल पर विजिट उनका जो भी रिम्यूनरेशन है वो दिया जाता है। हमारे यहाँ मीडिएशन का कार्य होता है। ADR बिल्डिंग बनी हुई है हर जिले में, और जो अच्छे अधिवक्ता हैं उनका एक पैनल बनाया जाता है, वो मीडिएटर बोले जाते हैं। तो जो सिविल या क्रिमिनल जो भी विवाद कोर्टों में चल रहे हैं, पक्षकार के बीच अगर समझौते की गुंजाइश बनती तो फाइलें हमारे मीडिएशन में भेजी जाती हैं। अब इसका फायदा क्या है, ये बात गौर सुनिएगा, और मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से ये बात और लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं बचा जिसके यहाँ कोई मुकदमा आज की डेट में न चल रहा हो। शायद ही कोई घर, ऐसा कोई घर होगा। तो करना क्या आपको, विवाद कोई हो कोर्ट में चल रहा है, तो आप जानते हैं कोर्ट में जो जजेज हैं इन लोगों के पास इतना समय नहीं होता। मैं भी कोर्ट, इससे पहले कोर्ट का काम कर रहा था, हम लोग पास इतने काम के ढेर होते हैं, इतनी फाइलें लगी रहती है, इतनी भीड़ होती है कि पक्षकारों के बीच क्या सुलह समझौता होने की संभावना है, सुलह समझौते में क्या बात है, क्या अड़चने हैं, वहाँ इतना समय नहीं होता कि दोनों की बातों को हम लोग कोर्ट में सुन सकें। लेकिन जो हमारा मीडिएशन विभाग है, वहाँ पर हमारी अलग अलग केबिनें बनी हुई हैं। जैसे ही पक्षकार सुलह समझौते की बात करते हैं, वो फाइलें हमारे यहाँ मीडिएशन सेंटर में आती हैं। इसके लिए बड़ा सिंपल है, आपको केवल एक एप्लीकेशन वहाँ पर देना है, आपको मतलब जो पक्षकार है कि हमारी फाइलें मीडिएशन सेंटर में भेज दी जाए। वही पक्षकार, वही फाइल हमारे मीडिएशन सेंटर में आती है। जो हमारे अधिवक्ता हैं, मीडिएटर हैं, वो दूसरे पक्षकार को नोटिस देकर या दोनों पक्षकार स्वतः आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। नहीं, एक पक्षकार कहता है कि हमारे समझौते की गुंजाइश है, दूसरे पक्षकार को नोटिस जाती है, दूसरा पक्षकार वहाँ पर आता है। मीडिएशन सेंटर में दोनों पक्षकार एक टेबल पर आमने सामने बैठते हैं और उनसे बड़ी विस्तार से जो कुछ भी उनकी परेशानी होती है, जो उनकी समस्या है, वो बड़े विस्तार से सुना जाता है, उसका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। मैं बताना चाहूँगा कि जो मुकदमे कई सालों से एक बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर दाखिल थे और डेट पर डेट बढ़ती रहती है, वो फाइलें हमारे डिस्पोजल हो रही हैं। तो ये बात उन पक्षकारों को बताइए कि अपनी फाइलों को एक बार मीडिएशन सेंटर में जरूर भेजें। हमारे फाइल आएगी, समझौता हो गया तो अच्छी बात है, नहीं समझौता हो गया तो उनके मुकदमे के मेरिट में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। एक चीज आप लोग बताएंगे कि फाइलें अगर आप वहाँ भिजवाते हैं, समझौता हो गया तो बहुत अच्छी बात है, समझौता नहीं हुआ तो कोई नुकसान नहीं है। दूसरी चीज, हमारे राष्ट्रीय लोक अदालत लगती है, अभी 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सब विभाग के मुकदमे, चाहे वो जुर्म से संबंधित हो, चाहे बैंक रिकवरी का मामला हो, जल निगम का मामला हो, राजस्व वसूली का मामला हो, या अन्य सेक्टर का मामला हो, किसी तरह की समस्या हो, तो वो आप अपने मुकदमों को लोक अदालत में लगवा सकते हैं। लोक अदालत के दिन हमारे यहाँ सब विभागों का अलग अलग कैंप लगता है, उसके सारे अधिकारी आते हैं और जिनकी फाइलें रेफर रखती हैं उस दिन। ध्यान ये रखना है कि लोक अदालत में वो मामले पहले से रेफर होने चाहिए ताकि वो उनके अधिकारी सारा डिटेल्स लेके आए। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूँगा, इस लोक अदालत के पहले हम लोग प्री ट्रायल मीटिंग करते हैं। प्री ट्रायल मीटिंग हम लोग पहले ये डिसाइड करते हैं कितने मामले इनके यहाँ हैं, कितनों में नोटिस चली गई है, कितने पक्षकार राजी हैं आने के लिए। तो बहुत से मामले हमारे प्री ट्रायल मीटिंग में ही निपट जाते हैं। तो आपके माध्यम से बात जानी चाहिए कि जो समय समय पर हमारे यहाँ राष्ट्रीय लोक अदालतें लगती हैं, उसका ये अवश्य लाभ उठाएं। अच्छा, लोक अदालत का सबसे बड़ा लाभ क्या है? देखिए, जब मुकदमा कोर्ट द्वारा डिसाइड होता है तो एक पक्षकार हारता है, दूसरा पक्षकार जीतता है, और दोनों पक्षकारों के पास अपील में जाने का राइट आता है। आपके मन में ये भी विचार आ रहा होगा, जो जीता है उसके मन में क्यों विचार आ गया, वो क्यों जाएगा, उसको क्यों राइट दिया गया। तो जो पक्षकार जीतता मतलब जिसके पक्ष फैसला होता है वो भी कभी कभी पीड़ित होता है, उसकी पूरी ग्रीवांस वहां सॉर्ट आउट नहीं हुई तो वो भी अपील में जाने का राइट रखता है। तो
अगर लोअर कोर्ट से कोई मुकदमा डिसाइड हुआ तो हम लोग जो एडीजे कैडर में है, जिला जज साहब की अपील होती है। एक स्टेप तो वही हो गया। सपोज करिए 10 साल 20 साल में मुकदमा जो है लोअर कोर्ट से डिसाइड हुआ, फिर वो अपील में गया, कई साल अपील में लगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिसाइड हुआ, फिर क्या हुआ, वहाँ पक्षकार जो जीता हारा, उसके बाद फिर राय को मान्य उच्च न्यायालय जाने का, और ये प्रक्रिया फिर माननीय उच्चतम न्यायालय तक जाती है। लेकिन वही मुकदमे जो लोक अदालत में डिसाइड होते हैं, वो मुकदमे हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब कि जो मुकदमे लोक अदालत के द्वारा डिसाइड होंगे उसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती है। और लोक अदालत का एक नारा है कि इसमें जो भी मुकदमे डिसाइड होते हैं, न तो किसी पक्षकार को हारा हुआ कहा जाता है, न तो किसी पक्षकार को जीता हुआ कहा जाता है। तो एक जो है सामाजिक समस्या भी बनी रहती है, क्योंकि वहाँ हार और जीत का ये ठप्पा भी खत्म होता है। और वो क्यों खत्म होता है? क्योंकि हम दोनों पक्षकार हैं जो भी बात पे, वो दोनों आपसी सुलह समझौते से मामले में निपटाते हैं, न कि किसी कोर्ट का कोई निर्णय होता है तो वो मुकदमे हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। दूसरा फायदा क्या है? सबसे बड़ा, जब भी कोई मुकदमा दाखिल होता है तो नियमानुसार सबकी कोर्ट फीस है, वो कोर्ट फीस पे होती है। लेकिन जब वही मुकदमा हमारे लोक अदालत के माध्यम से डिसाइड होता है, तब वो कोर्ट फीस भी उस पक्षकार को वापस कर दी जाती है। तीसरा फायदा क्या है? लोक अदालत के जो जुर्माने होते हैं वो बहुत कम से कम किए जाते हैं। जो भी उनका क्राइटेरिया है विभाग का, हमारे कोर्ट का, सब लोग ये प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे डिसाइड हो जाए और पक्षकारों को राहत मिले, लाभ हो, तो जुर्माना भी यथासंभव कम कर दिया जाता है। कुछ मामलों में मैंने देखा कि बैंक वाले जो ऋण है, मान किसी ने 1 लाख रुपया लिया और समय नहीं उसका भुगतान कर पाया, वो करते करते दुगना तिगुना, लेकिन मैंने देखा कि लोक अदालत में संबंधित विभाग उस मूल धन पर राजी हो गए, जितना उन्होंने मूल धन दिया है उतना ही हमें दे दें और मुकदमा समाप्त हो जाएगा। तो लोक अदालत का ये फायदा है। तो ये रहा आपकी जो है वो अपॉर्चुनिटी। और दूसरा मैंने बताया अपने विधिक सेवा प्रार्थना तरफ से क्या सुविधा है। हाँ, एक चीज मैं और बताना चाहूँगा कि विधिक सेवा प्रार्थना से भी एक नई सेवा शुरू की गई है, लीगल डिफेंस काउंसिल सिस्टम। ये लीगल डिफेंस काउंसिल सिस्टम में जो वकील लोग नियुक्त किए गए हैं, ये पूरी तरह से वैतनिक है। इनको अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करने से बाहर कर दिया गया है। तो आपके माध्यम से बात भी लोगों तक जानी चाहिए कि जो निःशुल्क अधिवक्ता के बारे में धारणा है कि वो अच्छे से काम नहीं करते क्योंकि बिना पैसे काम करते हैं, लेकिन अब वो धारणा पूरी तरह से बदल लेंगे, क्योंकि जो ये लीगल डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अंतर्गत अधिवक्ता कार्य थी, ये पूरी तरह से वैतनिक है और इनको हर माह का अपना कार्य विवरण देना पड़ रहा है, क्योंकि अगले साल इनका रिन्यूअल होना है उनके कार्य बेसिस पर। तो ये उसी तरह काम करते हैं, पूरा इंटरेस्ट लेकर, जैसे एक प्राइवेट काउंसिल काम करता है। तो आप ऐसे लोगों को बताइए जो गरीब हैं, जो अपना अधिवक्ता नहीं कर सकते हैं, उनका एक लेटर विधिक सेवा प्रार्थना में आ जाए, या आपके यहाँ लीगल एड क्लिनिक है, आपके यहाँ भी वो लेटर आ सकता है। और जैसे ही पत्र को प्राप्त होता, हम लीगल डिफेंस काउंसिल सिस्टम से किसी अधिवक्ता को नामित कर देते हैं और वो आपका मुकदमा पूरी तरह से फ्री में देखेगा। इसके अलावा जेल में जो कैदी इस वक्त बंद है, एक केस आया है 4 केस, आप लोग देख लीजिएगा, SMW करके है। उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि जो कैदी जमानत होने के बाद अपनी गरीबी और असमर्थता का जमानत देने में असमर्थ है, तो उनको 1 महीना के लिए टेम्परेरी बेल पर छोड़ा जा सकता है, या कोर्ट स्वतः यह देख के पाती है कि व्यक्ति गरीब है और अपनी असमर्थता का जमानत देने में असफल है, तो उसको छोड़ सकती है। ठीक इसमें मुहिम चली हुई है कि ऐसे व्यक्ति जो 4-4, 6-6, 7-10 साल से फेल होने के बाद भी जेल में पड़े थे, क्योंकि उनके पास कोई जमाती नहीं था, कोई अदर स्टेट का, कोई मतलब किराएदार आके रह रहा, उनकी जमातें कौन लेगा? कोई व्यक्ति नहीं लेगा, उनका अस्थायी कुछ पता नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से संबंधित कोर्टों में
पत्र भेजकर प्रयास करके उनको रिहा करवाया जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि ये बात भी आप लोगों के माध्यम से लोगों को पहुँचे कि ऐसा कोई व्यक्ति जो जेल में बंद है, उसकी जमानत हो चुकी है, परंतु वो इसलिए नहीं रिहा हो पा रहा क्योंकि उसको जमानतदार नहीं मिल रहे हैं, तो उसको 1 महीने के टेम्परेरी बेल पर रिहा कर सकता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी तरफ से कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों के मन में अगर भी प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो उसको शॉर्ट आउट जो है करवा लें, पूछ ले खड़े होकर के 1 by 1 फिर जानकारी चाहते हैं। संकोच करने की जरूरत नहीं है। कोई भी मन में प्रश्न आ रहा हो, ये सोचने की जरूरत नहीं कि पिछला मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। उठिए जो बातें सर ने शेयर की उसके अलावा भी कुछ बात हो मन में। अब क्वेश्चन आप लोग पूछा करिए, मेरा सजेशन है क्वेश्चन पूछा करिए। ये मत सोचिए कि मेरा बगल में सहपाठी है या क्लास के लोग हैं तो ये क्या सोचेंगे। अपनी जिज्ञासा क्लास में सर ये लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। पूछना चाहिए। मेरा मानना है बीएलएलबी सेकंड सेमेस्टर। हमारा क्वेश्चन है कि जो भी विधेयक आया है सीआरपीसी, आईपीसी और नया जो बना है एविडेंस है, इससे हमारे सिलेबस कुछ प्रभाव पड़ेगा, जीवन में कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, हमारे सिलेबस में, कानून में। देखिए, सबसे पहले तो आप प्रभाव पड़ने वाला है समान प्रकार से। प्रभाव ये पड़ने वाला है कि जब आगे हम कॉम्पिटिशन तैयारी करेंगे तो जो अभी आपने लाभ पढ़ा है वो सेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक ना? ये तो सीधे सीधे आप प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, आवाज भी तैयारी होगी। ठीक है, और समाज पर इसका तो सकारात्मक ही प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक नहीं, क्योंकि जो कमियां थी एक्ट में उन कमियों को दूर किया गया है। 1860 का एक्ट था, तब की सामाजिक आर्थिक दशा क्या थी और आज ये क्या है, कितना बदलाव आ गया। तब 10 रुपये की कितनी कीमत थी, आज 10 रुपये क्या कीमत है। आज किसी को 10 रुपये फाइन किया जा तो वो डरेगा। सपोज मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि एक अपराध में अगर 1860 में अगर कानून बनाया गया था कि ये सजा, ये अगर अपराध कोई व्यक्ति करेगा तो उसको सजा 10 रुपये होगी या 100 रुपये होगी। आज की डेट में 100 रुपये क्या कीमत है, तो प्रभाव तो पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, हाँ, आप लोगों के लिए थोड़ा सा मेहनत, हम लोगों के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो धारा बिल्कुल दिमाग में सेट थी 302 का मतलब 300 हत्या, वो 302 चेंज हो गया। ठीक ना? तो उसको फिर से आप लोग पास, और अंदर बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से परिभाषा में, रजिस्ट्रेशन में बहुत चेंजिंग नहीं की गई है, केवल कुछ जुर्माना चेंज किया गया। हाँ, धाराएं बिल्कुल जो है वो तो बिल्कुल चेंज कर दी गई है। ठीक है, और कुछ बताइए। How can we be a legal counsellor in government? उनका फॉर्म निकलता है, ठीक ना? फॉर्म निकलता है, जैसे आप लॉ कंप्लीट कर लेंगे। Sir, what you tell about the APO? हाँ, एपीओ लोक सेवा आयोग से वैकेंसी आती है, जैसे पीसीएस की आती है, पीसीएस जे की आती है, ऐसे ही टाइम टू टाइम आती है, कभी साल में कभी 2 साल में, जैसे वैकेंसी सरकार दे तो लोक सेवा आयोग से पब्लिश होती है। और इसमें भी प्री होता है, मेंस होता है। सिलेबस इसका बहुत छोटा है, मतलब पीसीएस जे का मैं कहूँगा कि 10वां भाग भी नहीं है। केवल इसमें आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, बस क्रिमिनल का ये है, और एक आपका जीएस का पेपर होता है। तो सिलेबस तो कुछ भी नहीं है एक तरह से, इसका पद गेस्टेड है। वैकेंसी जब आएगा ट्राई कर सकते हैं, और हर प्रदेश से वैकेंसी आती रहती है। एलएलबी की तैयारी करते करते हम यूपीएससी की तैयारी कैसे कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं, सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस देख लीजिए। मैं तो एलएलबी क्लास कर रहा हूँ, उसके बाद आप मैं बता रहा हूँ, आप क्लास कितने घंटे चलता है? 10 बजे से 4 बजे। 4 बजे तक, ठीक है। इसके बाद आपके पास कितना समय मिला? दूर से आना भी तो कोई बात नहीं, आपके पास कितना समय मिला? 4-5 घंटे। 5 घंटा।
हम कह रहे हैं सिर्फ आप 2 घंटा समय दीजिए, 5 घंटा मत समय दीजिए, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा। मैं बता रहा हूँ, अगर 2 घंटा आप 1 साल समय दे रहे हैं तो कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें आप ना, सिर्फ 2 घंटे की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक ना। 2 घंटा बहुत होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट हाई कोर्ट तक सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की चार्जेस होती है और हमें क्रिमिनल प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए? देखिए कहाँ से करनी चाहिए हम एडवाइज नहीं कर सकते, ये तो आपके बिल पर है, किस पर है, कहाँ क्यों करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, डिफरेंस बहुत है। देखिए लोअर जुडिशरी में ट्रायल होता है, ट्रायल मतलब बढ़ जाइए, मुकदमा की शुरुआत कैसे होती है वहाँ से स्टार्ट करते हैं लोग। FIR लाज हुआ, क्रिमिनल तरफ चलते हैं, FIR लाज हुआ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की, ये पाई या फला ने अपराध किया, चार्जशीट हुई, चार्जशीट में समझते हैं आप लोग ना। चार्जशीट का मतलब ये होता है, उसका लक्ष्य ये है कि विवेचना पश्चात अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाया गया, ठीक ना। अब वो दंडित हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मामला साबित होगा या नहीं होगा, ये ट्रायल के बाद डिसाइड होगा, क्योंकि पुलिस 161 का बयान लेती है, 164 का बयान पीड़िता करवाती है, और जो भी उनको मटेरियल उससे संबंधित कलेक्ट करने के वो कलेक्ट करती है। एविडेंस उनके यहाँ नहीं होता है। अब मुकदमा आपका कोर्ट में चला, ट्रायल शुरू हुआ, जो प्रोसिक्यूशन साइड से है वो अपना गवाह पेश किया, उसका ठीक हुआ, जो बचाव पक्ष का उसने रिजेक्ट किया, सारे गवाह प्रोड्यूस हो गए, फाइल में बहस हुई, जजमेंट हुआ। पर वो लोअर जुडिशरी का बता रहा हूँ क्या अंतर है, इतनी प्रक्रिया को आपने लोअर जुडिशरी में देखा, ठीक। अब जजमेंट हो गया, कन्विक्शन हो गया, एक्विटल हो गया, दो में से भी होगा, दोनों में अपील होती है, अपील हो गई। तो जब आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रोसीजर आप नहीं देखेंगे, आप नहीं देख पाएंगे, आपके सामने ट्रायल नहीं होता। और वहाँ क्या होता है माननीय उच्च न्यायालय में, जो लोअर कोर्ट ने जजमेंट पारित किया है उस जजमेंट में सारे कंटेंट होते हैं। FIR का वर्जन होगा, पुलिस ने कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन किया उसका भी वर्जन होता है, गवाहों ने क्या क्या कहा है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या क्या रहे हैं कोर्ट के सामने, कोर्ट ने कैसे उसको पेलूज किया है, सही किया है गलत किया है, इसकी तो अपील होती है। तो केवल हम लोगों के जजमेंट और वो कंप्लीट फाइल वही जाती है। तो एक बेसिक अंतर दिया गया कि आप ट्रायल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आप सीधे जब माननीय उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करेंगे तो जो यहाँ के जजमेंट है उसकी लीगलिटी और लीगलिटी के बारे में आप वहाँ पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर हमारे यहाँ से पारित हुआ जजमेंट, उसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय में हुई, उन्होंने उसको अवहेलित किया, रिजेक्ट किया, जो भी किया उसके खिलाफ अपील माननीय उच्चतम न्यायालय में होगी। तो माननीय उच्चतम न्यायालय में दोनों का असेसमेंट किया जाता है। अगर माननीय उच्च न्यायालय के जजमेंट को अपील किए, इसका मतलब कि लोअर कोर्ट के जजमेंट तो रिजेक्ट हो गए। अगर माननीय उच्च न्यायालय के जजमेंट को उन्होंने रिजेक्ट किया और वो स्वीकार कर लिया तो लोअर जुडिशरी का जो भी जजमेंट रहेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जब आप ये करेंगे प्रैक्टिस, तो ये माननीय उच्च न्यायालय ने क्या जो फाइंडिंग दी है उस पर बात यही अंतर है। और दूसरा अंतर है जो रिट अधिकारिता है। जैसे जो आपको रिट में जाना है सीधे, तो रिट का डिविजन तो लोअर कोर्ट में नहीं है। तमाम जो सीधे लोग रिट फाइल करते हैं तो माननीय उच्च न्यायालय में फाइल होते हैं, उच्चतम न्यायालय में ये अंतर है। सर भारतीय न्याय संहिता जो 2023 आई है, तो इसमें सेडिशन सबको हटा दिया गया है, तो इस पर समाज का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हटा दिया गया है? सेडिशन को
सेडिशन सेडिशन हटा दिया गया है। सर इससे क्या मतलब अब ये है कि किसी के में सेडिशन लगेगा नहीं या इस पर क्या प्रभाव नहीं, पड़ेगा समाज पर? सेडिशन को हटा दिया गया, बिल्कुल आपकी बात सही है। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति राजद्रोह टाइप का कोई काम करेगा तो वो फ्री हो गया बच जाएगा। आप कहने का मतलब यही ना, समाज तो के मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या ऐसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं। वही मैं बता रहा हूँ, आप कहने का मतलब डायरेक्टली ये है कि सेडेशन को हटा दिया गया तो अब कोई सेडेशन जैसा कार्य करेगा तो उसको हम पनिश कैसे करेंगे, यही ना। ऐसा नहीं है, सेडेशन की धारा को हटा दिया गया है, उसकी शब्दावली को हटा दिया गया है। अभी कुछ धाराओं में चीज़ें लाई जो मैं पर्टिकुलर खुद अभी नहीं पढ़ पाया हूँ, वो चीज़ें मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, इसलिए मैं आपको करेक्ट नहीं बता पाऊँ वो चीज़ें कहाँ रखी गई हैं। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि सिर्फ धारा हटाई गई है, कोई ऐसा नहीं उस अपराध को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया। जैसे 302 की धारा हटा दी गई, ठीक है, लेकिन अभी मर्डर का जो ऑफेंस है वो है। तो राजद्रोह, आप सही कह रहे हैं, राजद्रोह हटा दिया गया, उसकी परिभाषा को हटा दिया गया उस तरह का। लेकिन ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति अगर राजद्रोहात्मक बातें आज करेगा तो उसको सरकार ने फ्री छोड़ दिया, यहाँ तो करो कोई बात नहीं, काम बढ़ गया, ऐसा नहीं, उसमें है नहीं। वो हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो जितने स्ट्राइक करते हैं तो इसका क्या इफेक्ट है वो हम लाएंगे। सर जैसे हम लोग तो लॉ कर रहे हैं तो हमें पता है कि क्या चीज़ें हैं, जो हट गई भले लेकिन वो चीज़ें अभी भी है। लेकिन सर जो नहीं, बहुत चीज़ें नहीं है, सब कुछ है। हाँ सब कुछ है सर, सब कुछ है, केवल उसमें मॉडिफिकेशन किया गया है, धारा चेंज की गई है, बहुत चीज़ें नहीं हटाई गई है। सर अभी जैसे समाज के और लोग हैं जिन्हें इनके बारे में पता भी नहीं होगा, वो क्या सोचते होंगे, वो मतलब इस टाइम क्या उनको पता होगा ये चीज़ें? देखिए अल्लाह के बारे में मैगजीन है कि कैसे तथ्य की रुचि हमें है तो इसकी रुचि हमें नहीं है। तो जो लोग नहीं जानते हैं तो इस आधार पर नहीं बच पाएंगे, यस इस आधार पर नहीं बच पाएंगे। थैंक यू। Thank you, sir, for presenting extensive and value-loaded lecture. Now I invite Dr. Vijay Pratap Gaurav to deliver vote of thanks. मेरा सर वोट ऑफ थैंक्स के लिए सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। जैसे सर ने अभी कहा कि आप लोग सवाल पूछिए, 4 लोग क्या कहेंगे। कभी कभी लगता है कि 4 लोग कौन से हैं कि 4 लोग कहेंगे, 4 लोग ऐसी बातें करेंगे, वो 4 लोग को खोज कर लाएंगे कभी कि 4 लोग कौन से हैं वो। तो सर ने बहुत अच्छी बात कही कि 4 लोगों के लिए वकील, और कभी कभी हम वकील इसलिए भी बनते हैं कि 4 लोगों की वजह से वकील बनते हैं, माँ बाप की वजह से, सोसाइटी की वजह से, लोगों की वजह से कभी कभी लगता है। तो सर ने बहुत अच्छी बात कही कि आज के दौर में बहुत सारे कैरियर के ओरिएंटेशन होंगे, लाइक गवर्नमेंट के लिए भी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में भी जा सकते हैं। तो आज के दौर में बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है। पहले क्या था, हमें कैरियर के बारे में बहुत कुछ पता नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन की सोर्स थी वो बहुत लिमिटेड थी। लाइक पेरेंट्स होते थे हमारे माँ बाप, दूसरे टीचर्स, तीसरा रेडियो। तो आज के दौर में इंफॉर्मेशन के युग में कैरियर चीज़ें बहुत ओरिएंटेशन हो गया कि चीज़ें बहुत जगह पे कैरियर मिलेंगे आपको, गवर्नमेंट के साथ साथ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में, फ्रीलांसर में भी। तो आपके लिए ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ऐसी खुल गई चुकी है। जैसा कि विजय सर ने और भी सारी बात बताई कि वकील कभी रिटायर नहीं होता है, और आपके साथ एक ऐड होता है वकील साहब, कोई वकील नहीं बुलाता है, एक साहब लग जाता है आपको। लेकिन गांव में जो भी हैं उनको बड़ी इज्जत मिलती है। हमारे गांव में देखिए, जिस गांव में एक वकील होते हैं तो एक कहीं कहीं आप जिस प्रोफेशन में आए हैं ये एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। और कैरियर काउंसलिंग जैसा सर ने बहुत सारे इशू पे डिबेट बताया कि कहाँ कहाँ आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है, वो APO हो गया या लोअर PCS हो गया, और भी बहुत सारे फील्ड्स के बारे में सर ने एक्सप्लेन किया है। तो नो डाउट इसका बेनिफिट मिलेगा हमें आने वाले आपके फ्यूचर के लिए। तो थैंक यू सर, आप आए और बच्चों को बहुत मोटिवेशन दिए, बहुत सारे करियर के बारे में उनके एक्सप्लेन किए। तो ये बहुत अच्छा उनके लिए, मेरे लिए भी, मेरे लिए थोड़ा सा फील करना यार, मुझे भी लॉ के बारे में पता नहीं सर, मैं पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूँ और बच्चों को हमेशा मोटिवेट करता रहता हूँ कि आप सवाल पूछिए,
आप वकील हैं, आपका काम बोलना ही होगा, जहाँ भी जाएंगे आप केपीओ बनेंगे, कोई भी चीज़ें आप जॉब में जाएंगे आप, तो आपको बोलना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, चाहे वो सवाल के रूप में या किसी के रूप में आपको। तो पीडीए सर की बातें हमें एक लंबे समय तक याद रखी जाएंगी, जो भी सर ने बात बताया। सिंधु मैम का बहुत बहुत थैंक्स, उन्होंने से मैडम ने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। रंजन सर को बहुत थैंक्स कि इस विभाग में बहुत सारे प्रोग्राम दिन प्रतिदिन होते रहते हैं, उनका लाभ हमें हम सभी को मिलता है, टीचर को भी, बच्चों को भी। विराट भाषणी सर का बहुत अच्छी एक्टिंग की है, संजय सर और कुलदीप नारायण, सना मैडम और भी जो हमारे कलीग्स नहीं, उनका बहुत बहुत थैंक्स, और हमारे बच्चों का खास कर से थैंक्स। सारे लोग आए और सेंस चीज़ों को सुना, आपने सवाल पूछा, थैंक यू वेरी मच।